हाय दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को हम बताएंगे क्लास 10 से बेकिंग सोडा का भौतिक व रासायनिक गुण के बारे में। इससे पहले आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के बेकिंग सोडा का निर्माण हम कैसे करते हैं दोस्तों उसको जाकर के आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा, ध्यान में आपके नहीं आ रहा, तो आप जब सब्सक्राइब किए हैं तो हमारा जो फोटो लगा हुआ है सब्सक्राइब के सामने उस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, वीडियो आएगा, वीडियो पर आप क्लिक कर देंगे दोस्तों, वीडियो में सारा वीडियो आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चैप्टर वाइज आप लोगों को टॉपिक वाइज हम बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। दोस्तों आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे बेकिंग सोडा के भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज हम क्या पढ़ाएंगे, बेकिंग सोडा के भौतिक व रासायनिक गुण के बारे में। तो दोस्तों पहले हम लोग हेडिंग बना लेते हैं, भौतिक गुण। क्या बनाते हैं दोस्तों, भौतिक गुण। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका भौतिक गुण क्या होता है। इसके निम्नलिखित भौतिक गुण होते हैं दोस्तों, ज्यादा नहीं होते हैं भौतिक गुण इसके। ठीक है, रासायनिक गुण ज्यादा होता है, लेकिन हम लोग अभी बात करेंगे भौतिक गुण के बारे में। तो इसका जो भौतिक गुण होता है दोस्तों वो होता है आपका भौतिक गुण के बारे में बात करते हैं। भौतिक गुण क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है दोस्तों एक ठोस सफेद कलर का होता है। कैसा होता है, सफेद कलर का एक ठोस पदार्थ होता है जो क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट नोट करिए दोस्तों, यहां पर पहला पॉइंट है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है जो जल में सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो एक सफेद प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस होता है। अर्थात जब उसको आप हाथ में लेते हो दोस्तों पाउडर की तरह तो आपको दिखता है, लेकिन वो दाने दाने के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, दाने दाने के रूप में होता है। इसका दूसरा पॉइंट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो दूसरा जो पॉइंट होता है वो जल में क्या होता है, जल में अल्प विलेय होता है। क्या होता है दोस्तों, जल में अल्प विलेय होता है। ठीक है दोस्तों, जल में अल्प विलेय होता है। अब यहाँ पर अल्प विलेय का मतलब दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि जल में ये पूरी तरह से घुलता नहीं है। जल में पूरी तरह से घुलता नहीं है, अर्थात ये जल में क्या होता है दोस्तों, अल्प विलेय होता है। अब दोस्तों यहाँ पर भौतिक गुण आपके समाप्त हुए, हम पढ़ेंगे अब इसके रासायनिक गुण के बारे में। तो दोस्तों आप हेडिंग बना लीजिएगा यहाँ पर रासायनिक गुण। क्या बना लीजिए दोस्तों, रासायनिक गुण हेडिंग बना लीजिए दोस्तों आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर रासायनिक गुण देखिए क्या कह रहा है। रासायनिक गुण में दोस्तों हम लोग पहले पढ़ेंगे इसके उष्मा का प्रभाव, इसके ऊपर उष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला पॉइंट कर रहा है कि रासायनिक गुण में आप अलग से एक हेडिंग बना लीजिए, उष्मा का प्रभाव। पहला पॉइंट, उष्मा का प्रभाव। ठीक है दोस्तों, अब इसके उष्मा का प्रभाव क्या पड़ता है, कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस, कह रहा है अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, गर्म कर देते हैं, तो गर्म करने पर ये क्या प्राप्त करता है, या प्राप्त क्या ये निर्माण में देता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देख लेते हैं यहाँ पर कि ज्यादा नहीं लिख करके दोस्तों यहाँ पर हम इसका फार्मूला ही लिखते रहे। ठीक है ना, Na2CHCO3 को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप देने पर सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि जब हम लोग
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को 100 डिग्री से अधिक टेम्परेचर हम देते हैं। ठीक है दोस्तों, अधिक टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर देने पर ये सोडियम कार्बोनेट में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। इसमें से हाइड्रोजन गैस के रूप में क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों जल अपघटन। क्या है दोस्तों, जल अपघटन। अब जल अपघटन में क्या होता है आपको हम बताते हैं दोस्तों, जल अपघटन क्या है। ठीक है दोस्तों, जल अपघटन में हम पढ़ेंगे। अब देखिए यहां पर कह रहा है जल अपघटन। जल अपघटन में क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का जल अपघटन होने पर क्षारीय विलयन का निर्माण करता है। क्या करता है दोस्तों, क्षारीय विलयन ये देता है। जब जल अपघटन का मतलब जब क्या होता है दोस्तों, इस टूटता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है टूटता है जब, तो ये क्षारीय विलयन का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, इसका इक्वेशन हम देख लेते हैं, Na2HCO3 प्लस H2O किसमें किसमें टूटता है दोस्तों, किसमें किसमें ये टूटता है, तो आपका निर्माण होता है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसका निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। उसके बाद दोस्तों आपका H2O कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है दोस्तों। उसके बाद आप लोगों का निर्माण जो होता है वो दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक अम्ल यहाँ से निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रबल क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रबल क्षार कहते हैं। और जो ये कार्बोनिक अम्ल है दोस्तों, ये दुर्बल क्या है, अम्ल है। क्या है, दुर्बल अम्ल है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको। तो ये रहा आपका जल अपघटन। ठीक है दोस्तों, अब आपको हम बताएंगे तीसरे पॉइंट में अम्लों से क्रिया जब हम कराते हैं इसकी, किसकी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की या सोडियम बाइकार्बोनेट की। ठीक है दोस्तों, तो सोडियम कार्बोनेट की जब हम जल से किससे कराते हैं दोस्तों, अम्ल से क्रिया कराते हैं। आप हेडिंग बना लीजिए दोस्तों, अम्ल से क्रिया। किसकी अम्ल से क्रिया हम करा रहे हैं दोस्तों, अम्ल से क्रिया। हम किसकी क्रिया करा रहे हैं दोस्तों, अम्ल से, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग 2NaHCO3 की क्रिया अम्ल से कराते हैं, H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं दोस्तों, तो सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है जिसे हम लवण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, लवण कहते हैं। लवण का निर्माण होता है, सोडियम सल्फेट प्लस आपका क्या बनता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है दोस्तों, दुर्बल अम्ल इसको कहते हैं। और प्लस सोडियम सल्फेट प्लस क्या हो जाएगा आपका, जल का निर्माण होगा दोस्तों। और इसमें से जल का निर्माण होगा और इसमें से क्या निकलेगा दोस्तों, H2O प्लस CO2। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा दोस्तों वो गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है दोस्तों कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया जब हम अम्ल से कराते हैं यानी H2SO4 से कराते हैं तो लवण, सोडियम सल्फेट और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आपका लास्ट पॉइंट आपको हम बता रहे हैं दोस्तों, कह रहा है ये कि धातु लवणों से क्रिया, धातु लवणों से क्रिया। अगर दोस्तों हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया धातु लवण से करा देते हैं, धातु कहोगे कि सर जी क्या होता है, तो जिंक ले लेते हैं दोस्तों, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, लेड हो गया, ये सब आपके धातु हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, कह रहा है कि किससे क्रिया कराने के लिए कह रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर धातु लवण से क्रिया कराने के लिए कह रहा है। जिंक सल्फेट ले लेते हैं दोस्तों, क्या होता है धातु, ये क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। जिंक सल्फेट की
से हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, NaHCO3 की क्रिया करा देते हैं, सॉरी दोस्तों CO2 की क्रिया करा देते हैं दोस्तों, तब ये आपका क्या बन जाता है, जिंक कार्बोनेट। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, ठीक है दोस्तों, जिंक कार्बोनेट बन जाता है, जिसको हम लोग दोस्तों जिंक कार्बोनेट बोलते हैं, ZnCO3। उसके बाद दोस्तों आपका Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन जाता है, जल का निर्माण होता है दोस्तों, प्लस इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जब हम लोग अम्ल से क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है या बाहर निकलता है। उसी तरह से धातु से जब हम क्रिया कराते हैं, धातु लवण इसको बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर ब्रैकेट में कर लीजिएगा, धातु लवण। उसी तरह से दोस्तों हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट से कराएंगे, लेड सल्फेट से कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये क्रियाएं होती रहेंगी और आपका कार्बन डाइऑक्साइड निरंतर बाहर निकलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें दोस्तों, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। दोस्तों अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों। इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।